हाल ही में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुए कन्वेंशन के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसा करारा जवाब दिया कि पूरा G7 और पश्चिमी देशों का खेमा सन्न रह गया। जब एक पश्चिमी पत्रकार ने ब्रिक्स की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया तो जयशंकर का जवाब इतना सटीक और जोरदार था कि उसने न केवल पत्रकार की बोलती बंद कर दी बल्कि G7 देशों के दावों को भी चुनौती दे दी। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि अब भारत सिर्फ एक विकासशील देश नहीं बल्कि एक वैश्विक शक्ति बनकर उभर रहा है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। जिनेवा कन्वेंशन के दौरान एक फ्रांसीसी पत्रकार ने जब सवाल किया ब्रिक्स की क्या जरूरत है तो जयशंकर ने बड़े ही ठोस अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा G7 जैसे संगठन जिनमें केवल विकसित देशों का दबदबा है, अगर वे वैश्विक नीति को नियंत्रित कर सकते हैं तो ब्रिक्स क्यों नहीं। जयशंकर ने साफ कहा कि ब्रिक्स एक मंच है जहां उभरते हुए देश अपनी आवाज उठा सकते हैं और वैश्विक बदलाव की दिशा तय कर सकते हैं। जयशंकर के इस बयान से G7 देशों के नेताओं को समझ में आ गया कि अब भारत उस पुरानी छवि से बाहर निकल चुका है जहां उसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहकर हाशिए पर रखा जाता था। G7 देश अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम लंबे समय से वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर हावी रहे हैं। ये देश अपनी ताकत का इस्तेमाल करके विकासशील देशों पर दबाव डालते रहे हैं, लेकिन जयशंकर के बयान ने साफ कर दिया कि भारत अब इस दबाव में नहीं आने वाला है। भारत ने ब्रिक्स जैसे संगठन के माध्यम से न केवल अपनी स्थिति मजबूत की है बल्कि वैश्विक मंचों पर अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई है। ब्रिक्स, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, एक ऐसा संगठन है जो तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह संगठन पश्चिमी देशों की धौंस और नियंत्रण को चुनौती देता है। G7 देशों को ब्रिक्स इसलिए भी खटकता है क्योंकि यह उन विकासशील देशों को एक मंच प्रदान करता है जिन्हें G7 देश अक्सर नजरअंदाज करते रहे हैं। जयशंकर ने इस मौके पर यह भी स्पष्ट किया कि ब्रिक्स का गठन इसलिए हुआ क्योंकि G7 जैसे संगठन विकासशील देशों को जगह देने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, अगर आप हमें अपने क्लब में नहीं शामिल करेंगे तो हम अपना क्लब बना लेंगे। यह बयान G7 देशों के लिए एक सीधा संदेश था कि अब भारत और ब्रिक्स के अन्य देश खुद को हाशिए पर रखने नहीं देंगे। जयशंकर ने अपने बयान में यह भी बताया कि किस तरह से G7 देश विकासशील देशों पर अपनी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि G7 देशों ने विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जैसे संस्थानों में अपनी पकड़ बना रखी है और जब भी कोई विकासशील देश इन संस्थानों से मदद मांगता है तो उन्हें G7 की शर्तों को मानना पड़ता है। इन शर्तों के चलते कई बार विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ता है और उनकी आर्थिक वृद्धि रुक जाती है। जयशंकर ने यह भी कहा कि G7 देश अक्सर अपने व्यापारिक कानूनों और प्रतिबंधों का इस्तेमाल करके विकासशील देशों के व्यापार को नुकसान पहुंचाते हैं। रूस और चीन के खिलाफ लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन प्रतिबंधों से न केवल उन देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है बल्कि वैश्विक बाजार में भी उथल-पुथल मची है। जयशंकर ने कहा, यह किस तरह का न्याय है कि कुछ देशों के कारण पूरी दुनिया को आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़े। जयशंकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के तहत काम करता है और किसी के दबाव में आकर फैसले नहीं लेता। चाहे वह रूस के साथ संबंध हो या अमेरिका के साथ, भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है और इसके लिए वह किसी के भी आगे झुकने को तैयार नहीं है। भारत के लिए ब्रिक्स का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यह संगठन पश्चिमी देशों की धौंस के खिलाफ एक मजबूत मंच प्रदान करता है। ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक ताकत तेजी से बढ़ रही है जिससे G7 देश चिंतित हैं। चीन और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से हैं। चीन ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जबरदस्त वृद्धि की है जबकि भारत ने IT और सेवा क्षेत्र में एक मजबूत स्थिति बनाई है। ब्रिक्स देशों का यह तेजी से बढ़ता प्रभाव G7 देशों के लिए चुनौती बन गया है क्योंकि वे नहीं चाहते कि वैश्विक ताकत का वितरण बराबरी से हो। जयशंकर ने यह भी बताया कि ब्रिक्स देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से एक नया वित्तीय ढांचा तैयार किया है जो विकासशील देशों को IMF और वर्ल्ड बैंक की शर्तों से मुक्त करता है। यह बैंक उन देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है जो पश्चिमी देशों के नियंत्रण वाले संस्थानों से दूर रहना चाहते हैं। इसके अलावा ब्रिक्स देश अब अपनी खुद की मुद्राओं में व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि डॉलर पर उनकी निर्भरता कम हो सके। इसे डी-डॉलराइजेशन कहा जा रहा है और इसका मकसद यह है कि अमेरिकी डॉलर की ताकत को कमजोर किया जाए। भारत, रूस और चीन के साथ मिलकर न केवल आर्थिक मोर्चे पर बल्कि कूटनीतिक और सैन्य मोर्चे पर भी मजबूत होता जा रहा है। जयशंकर ने यह साफ कर दिया कि भारत अब ब्रिक्स के जरिए विकासशील देशों की आवाज बन चुका है और वह पश्चिमी देशों के दबाव में आने वाला नहीं है। भारत ने यह भी साबित कर दिया है कि वह न केवल वैश्विक मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है बल्कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और कूटनीतिक चालों के जरिए पश्चिमी देशों की धौंस को भी चुनौती दे सकता है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि ब्रिक्स कैसे
G7 देशों के मुकाबले खुद को और मजबूत करता है। जहां एक तरफ ब्रिक्स देश तेजी से उभरते हुए वैश्विक खिलाड़ी बन रहे हैं, वहीं G7 देशों की स्थिति कमजोर होती जा रही है। जयशंकर के इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब किसी भी तरह से हाशिए पर रखा जाने वाला देश नहीं है। वह न केवल ब्रिक्स के जरिए अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो दोस्तों, यह था जयशंकर का सटीक और दमदार बयान, जिसने न केवल पश्चिमी देशों की बोलती बंद कर दी, बल्कि यह भी साबित किया कि भारत अब दुनिया के नक्शे पर एक बड़ी ताकत बन चुका है। आपकी क्या राय है? क्या भारत का यह रुख सही है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस जानकारी को जितना हो सके शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।